हाँ जी, तो नमस्कार सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूँगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। जैसे कि मैंने आपको जानकारी दी थी कि अपने राजस्थान में RMSSB ने अभी LDC की विज्ञप्ति के बारे में मैंने आपको बता दिया था, एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, वनपाल है, वो भर्तियाँ भी आ गई हैं, उनके तो फार्म शुरू हो गए हैं। लेकिन आज हम LDC के जो फार्म आज शुरू हुए हैं, वैसे फार्म भरे नहीं जा रहे क्योंकि SSO अपलोड मतलब SSO क्या होगी कि मतलब चल नहीं रही। रीज़न क्या है कि रीड के एडमिट कार्ड आए हुए हैं, उधर से बच्चे वो डाउनलोड करें, उधर से आज आपको पता है रिजल्ट जारी होने वाला है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रिजल्ट जारी होने वाला है। तो इस वजह से आज फार्म नहीं भरे जाएंगे। लेकिन अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैसे क्या क्या प्रोसीजर है पूरे फुल नोटिफिकेशन की, और उसमें साइंस, हिंदी और कल्चर आपको कहाँ से पढ़ना है वो बातें भी हम इस वीडियो में करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये आपका पड़ता है जयपुर में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। भर्ती का नाम है लिपिक ग्रेड सेकेंडरी सहायक से सीधी भर्ती, यानी कि सीधी सी बात है LDC की भर्ती का, लोअर डिवीजन क्लर्क। LDC थोड़ा प्रमुख है, लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। इसमें लिखा होगा राज्य सरकार ने निम्नलिखित विभागों, बोर्ड, मंडल समितियों के विभागीय नियमों और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुश्रेणी सेवा भर्ती नियम 2014 तथा संशोधित अंतर्गत के तहत लिपिक ग्रेड सहायक यानी कि LDC भर्ती के नियमित पदों पर भर्ती प्रक्रिया सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024। इसका मतलब है कि योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रपत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बनी शर्तों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले लाइन इसमें ये बोल दी कि जो LDC की आपकी जो भर्ती परीक्षा होगी, आपको पता है ये भर्ती परीक्षा आपकी चर्चा में चल रही है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है क्लियरली, सामान्य पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी कि 12th की सीटी आपकी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर हमने तो एग्जाम दिया है, क्या हम भर सकते हैं? एग्जाम देना जरूरी नहीं है, आपका एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, जिसमें लगभग 75% बच्चों ने या 80% बच्चों ने सीटी क्वालिफाई की थी 12th वाली सीटी। तो आपकी ये सीटी क्वालिफाई होनी चाहिए, पहली कंडीशन है, ठीक है। अब देखो विभाग किन विभागों ने भर्तियां जारी किया है, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने, ठीक है। उसके बाद में प्रशासनिक सुधार, कृषि विपणन मंत्रालय, राजस्थान क्षेत्रीय कृषि विपणन बोर्ड, प्रदूषण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। इन 6 विभागों ने LDC पदों के लिए आपको इनविटेशन दिया है कि आप फॉर्म भरेंगे, ठीक है। पद का नाम है लिपिक ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, यानी कि सारी LDC की पोस्टें हैं। सर्वाधिक पोस्टें इन्होंने कहां दी हैं? सर्वाधिक पोस्टें हैं आपकी प्रशासनिक सुधार में, 9800 कुछ पोस्टें हैं, ठीक है। ये कुल पोस्टें बता दी मैंने, 9806 पोस्टें आपकी प्रशासनिक अधिकार वाली पोस्टें हैं, लेकिन आपको सभी में अप्लाई करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब विशेष नोट क्या है, राजस्थान सरकार ने आदेश क्रमांक के साथ जब तो ये दिनांक वगैरह सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि आपकी सीटी होनी चाहिए, ठीक है। अभी स्कोर कार्ड दिनांक 17/2/2025 को जारी कर दिए थे। अब इन्होंने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, कृषि विपणन निर्देशालय, कृषि उपज मंडी समिति, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों घरेलू में लिपिक ग्रेड यानी कि LDC पद पर चयनित अभिक्रियाओं के आवेदन अग्रता प्राथमिकता को आधार पर किया जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका मेरिट बेस पे होगा, एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद में आपको दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्वयं आवश्यकता अंकित कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इसकी विज्ञप्ति को ध्यान पर पढ़ लें। इन्होंने कहा है कि आप ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले आप इस निर्देशावली को पूरा सा अच्छे से पढ़ लो, ताकि ये ध्यान में रखते हुए आवेदन करें, क्योंकि आपको ध्यान में रखकर के आवेदन करना है। कोई गलत सूचना या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द करे उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आपने कोई गलत सूचना भर दी, यानी कि आपने कोई फॉर्म में गलती कर दी, तो आपको प्रवेश पहले कोई मतलब नहीं बोला जाएगा कि आपकी ये गलती है वो गलती है, डायरेक्ट आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जाएगी, वह कानूनी कार्रवाई में अमल में लाई जा सकेगी। अगर आपने ज्यादा कुछ मतलब फॉर्मों के अंदर या डॉक्यूमेंट्स के अंदर छेड़छाड़ की तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इसमें आवेदक होगी और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। गलत एसोसिएशन आवेदन के सुधार के बारे में कोई प्रपत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा, कोई भी आपका इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे,
जिसके ई मित्र से आप भर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको जानते हो। बस आपको आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल यानी कि एसएसओ से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपकी जैसे पहली बार अगर आप एसएसओ का फॉर्म भर रहे हो तो आपको एसएसओ का ओटीआर करना होगा और उसकी ई मित्र वाला आपको पूरी प्रोसेस बताएगा, जिसमें आपके जन आधार कार्ड सारे डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। उसके बाद में ही आपका फॉर्म आगे भरा जाएगा। उसकी आपकी 400 रुपये फीस लगेगी और अगर आपकी एसएसओ पहले बनी हुई है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बस एसएसओ अपडेट करनी होगी आपको। ठीक है, ओटीआर में टाइम पे आप अपनी श्रेणी में आपको अलग अलग जैसे कि आपका रिजर्व श्रेणी है, दिव्यांग परिस्थिति है, जो भी आपकी श्रेणी है उसमें आप प्रक्रिया को सावधानी से करें। ठीक है, सीनियर आपकी सीटी है, आपका आवेदन पत्र आपने दर्ज कर रहा होगा, वो सारी चीजें आपको उसमें भरनी है। बोर्ड द्वारा ऑनलाइन प्राप्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज प्रश्न भरने के प्रविष्ट किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश विज्ञप्ति एवं सहायता दस्तावेज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अभ्यर्थियों को गलत सलाह दी जाती है कि इन दस्तावेज को भरी भर अध्ययन करके उपरांत ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर लेंगे, उसके बाद में ही आप आवेदन करना है। आवेदन करने से पूरा अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप है। अब देखो, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि चलो मेरी सीट नहीं, मैं फॉर्म भर देता हूँ, फॉर्म तो हो ही जाएगा, पहले तो फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होगा। अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा, फॉर्म भर देते हो तो आपको परीक्षा तो बार हो गई, लेकिन आप पर हो सकता है वो कानूनी कार्रवाई भी करे। ये देखो लिखा हुआ है। ठीक है, और अभ्यर्थी इसमें जिम्मेदार होगा। सारा का सारा सिस्टम आपको इन तरह पता चल जाएगा। और आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरें, अपनी ही आईडी से आवेदन फॉर्म भरें। किसी दूसरे की एसएसओ आईडी से फॉर्म भरते हो तो आपका आवेदक का मान्य नहीं होगा, यानी कि आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा। आवेदन को ऑनलाइन करने के पश्चात आवेदन पत्र अपने आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और आपको एप्लीकेशन आईडी प्राप्त हुआ है। आपको जैसे ही आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। अगर आपको एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली है तो आपका आवेदन नहीं भरा गया है। ये चीजें भी आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद में आप ये हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप कॉल करके या ये आपके इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया, यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। और ये इनकी मेल आईडी है। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप संपर्क कर। अभ्यर्थी बिना कार्यालय पर उपस्थित हुए अपने परीक्षा समस्या को ईमेल द्वारा ऑनलाइन भिजवा सकता है। अगर आपको फॉर्म भरने में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको जयपुर जाकर ही चीजों को आप सही करवाएं, जरूरी नहीं है आपको जयपुर जाना है, कार्यालय में संपर्क करना नहीं। आप इस मेल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो या जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो इस मेल पर आप डाल सकते हो। ठीक है, आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में गलत सूचना देने अथवा छुपाने पर बोर्ड अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगा। अगर आप बोर्ड से कुछ छुपा रहे हो या आप गलत जानकारी दे रहे हो तो आपको कानूनी कार्रवाई यहाँ पर कर सकता है। ये इन्होंने स्पष्ट बोल दिया है। समस्त सूचनाएं वेबसाइट पर के माध्यम से प्रकाशित सूचित की जाएंगी। कृपया इस भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्त अध्ययन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट को नियमित रूप से देखते हैं। अलग से कोई पत्र नहीं, मतलब कोई आपको नहीं दे। इन्होंने कहा है कि इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वेबसाइट पर मिलेगी। rmsc.in इस वेबसाइट पर आप जाइए, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। अलग से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होगी या जो भी विभाग कोई आपको जानकारी देगा वो इसी आईडी पर आपको या इसी पोर्टल पर आपको मिलेगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। ठीक है, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये आपको देखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 400 रुपये लगेंगे और जो अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, और अपने जो देखते हैं अब आपको ओटीआर भर लेना है। ये एक वाले का काम है। यहाँ पर सीटें दी हुई हैं कि किस विभाग में कितनी कितनी सीटें हैं, ये आपको सारी देखनी है फॉर्म के अंदर। ठीक है भाई, कहाँ पर कितनी कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। ये देखो दिव्यांगजन की सीटें। अब यहाँ पर कुछ दिव्यांगजन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बीएन और एलवी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस और लो विजन, यानी कि ये नेत्र रोग से संबंधित होते हैं। ये कान से होते हैं, ठीक है, और ये पैरों से होते हैं, ये अन्य डिसेबिलिटीज हैं। तो वहाँ पर आपकी विशेष दी हुई है कि आपको जो भी, अब देखो ये सीटें भूतपूर्व सैनिक की हैं, ये दिव्यांगजन की सारी कैटेगरीज हैं, 1 2 3 4। दिव्यांगजन की थोड़ी सी बात करें तो बी और एलवी का मतलब होता है ब्लाइंडनेस और लो विजन, यानी कि पूर्ण दृष्टिबाधित और कम दिखाई देने वाला। ये कानों से प्रॉब्लम जिसको हो, ये पैरों से हो, और ये अन्य डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, ये आप इन तीनों में से आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अगर कोई दिव्यांगजन है तो इन वैकेंसीज के आधार पर ही इनको देखकर ही आप फॉर्म भरना। ठीक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो आप किस कैटेगरी से हो, किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं वो सारी आप, अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हो
तो वहाँ पर भी आप ये चीज़ें देख सकते हो कि किस विभाग में कितनी कितनी सीटें आई हैं। हर विभाग में इतनी अलग अलग सीटें जारी गई हैं, तो आप उस आधार पर अपना फॉर्म भर सकते हो। ये देख लेना भाई अपने नोटिफिकेशन में जाके आप साथ, ठीक है। अपने जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो अपनी करेंगे, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी वो मैं आपको बता दूँगा। चलिए देखते हैं, विशेष सूचना है आपको बारे में, ये भर्ती से आपको पढ़ लेना है, मोटी मोटी बात ये है, ठीक है। अब जो मैं डॉक्यूमेंट पत्र तथा अपूर्ण महिला अभ्यर्थी परिणाम लिखे दशा में उसके लिए प्रकार कैसे, ठीक है, ये तो सिलेक्शन की बात है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर को 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, भूतपूर्व सैनिकों को 12.5 पद आरक्षित है, यानी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% जो पद है पूरी भर्ती के वो आरक्षित कर दिए गए हैं। आरक्षित पद का मतलब क्या होता है कि उन पदों पर कोई और ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में आगे कुछ देख लेते हैं, क्योंकि अपने भूतपूर्व सैनिक हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ी हो, तो आप इस कैटेगरी में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चैंपियनशिप आपके पास होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, इसको आपको अलग से बेनिफिट मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने बता दिया है दे आरक्षण प्रतिशत, BN ब्लाइंडनेस और लो विजन, तो इसका 1% है, सभी का 1% है। हायरिंग इंप्रूवमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग cerebral palsy, लोकोमोटर डिवीजन, एसिड अटैक एंड मस्कुलर डिसेबिलिटी, इसके बाद में डिसेबिलिटीज के प्रकार हैं, सभी का 1% है, इनका आरक्षण दिया गया है, ठीक है। और दिव्यांगजनों को ये विशेष बातें उन्होंने बता ही दी है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये थोड़े से दिव्यांगजन थोड़ी सी बात को ध्यान देने, क्या लिखा हुआ है कि दिव्यांगजन प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व प्रस्तुत करना होगा। अगर आप दिव्यांगजन की कैटेगरी में हो तो आपको इसका प्रमाण पत्र होगा, वो फॉर्म की जो अंतिम तिथि होगी उसकी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आपको प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में भरे दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को भी स्वीकार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य दिव्यांग प्रमाण पत्र, मिसमैच दिव्यांग प्रमाण पत्र की सूचना को मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी को अपात्र या बीमार घोषित किया जा सकता है। जैसे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा के कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, तो उसकी पूरी इन्होंने देखभाल की है कि हम इसका पूरा करेंगे, ठीक है। और आपके पास ये देखो, ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगता के संबंध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा परिवार अधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थायी दिव्यांग यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए, परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। राजस्थान निश्चितता व्यक्तियों के नियोजन के नियमानुसार बोर्ड मेडिकल द्वारा प्रस्तुत निश्चितता जन्म का प्रमाण पत्र 40% या इससे अधिक ही विशेष उपकरण के अभ्यर्थी को होना, यानी कि जो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है या तो उसका परसेंटेज होना चाहिए 40 और या उससे अबव होना चाहिए, तो भी आप दिव्यांगजन की कैटेगरी में शामिल हो सकते हो, ठीक है। और इसके बाद में क्रमिक विभाग के द्वारा या कोई दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में कोई नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। उक्त भर्ती में दिव्यांगजनों हेतु पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में UDID कार्ड को वैध प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपके पास UDID कार्ड होना चाहिए, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन UDID रजिस्ट्रेशन कार्ड का विवरण भरना होगा, ठीक है। आपको UDID कार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी। अगर आपके पास UDID कार्ड नहीं है तो जिन दिव्यांगजनों के पास UDID कार्ड नहीं है वो अपना UDID कार्ड समय पर बनवा ले, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी पात्रता, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, पात्रता एंड सेक्शन सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बोर्ड एंड इंक्लूड एग्जामिनेशन, यानी कि आपके पास 12th होनी चाहिए। दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, वो हाई लेवल सर्टिफिकेट, यानी कि सीधी सी बात है आपके पास कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जैसे राजस्थान में चलता है ना RSCIT, ये आपके पास होना चाहिए, अनिवार्य है ये। एक तो आपके पास 12th होनी चाहिए, 12th की आपकी CET होनी चाहिए और आपके पास RSCIT होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये सारे इन्होंने सर्टिफिकेट नाम दिया है। और आपको कार्य करने में देवनागरी लिपि में हिंदी में कार्य करने के ज्ञान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है इन्होंने, जो व्यक्ति पाठ्यक्रम अंतिम वर्ष परीक्षा में उपस्थित हुआ है और सम्मिलित हुआ तो इस निम्न सिद्धि भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, आपने RSCIT नहीं कर रखी, तो आप RSCIT का फॉर्म भरकर, यानी कि आप वहां से RSCIT भी
कर रहे हो तो एग्जाम से पहले पहले या डिग्री से पहले पहले आपके पास RACAT कंप्लीट होनी चाहिए। क्लियर कटिंग वाली बात यही है, ठीक है। और आपका साक्षात्कार में उपस्थित होने से जहाँ लिखित परीक्षा में चयन किया जाता है, लिखित परीक्षा में उपस्थित होने से जाकर वैसा ही मामला हो, यानी वही बात है कि आपको जहाँ पर साक्षात हो रहा है, जैसे इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरव्यू से पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका द्वितीय फेज जो होगा उसमें क्या होगी, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। और इसमें आपको सारे वो टाइपिंग टेस्ट भी अलग से आपको बता दिया जाएगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह है। चरित्र आपका, राष्ट्रीयता, आयु आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष आपकी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष के प्राप्त कर चुका हो 40 वर्ष, मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए 40 वर्ष या 40 वर्ष होनी चाहिए, या तो आप 18 वर्ष से ऊपर और 40 वर्ष से कम आपकी आयु होनी चाहिए, ठीक है। और अतिरिक्त वर्ग हैं जैसे SC है या स्पेशल कैटेगरी, उनको 3 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक उनको आरक्षण दिया गया है, वो भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये सारी आपको किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी छूट मिलेगी वो सारी बातें यहाँ पर की हुई है। विवाह पंजीकरण अगर आप मैरिड हो, ये सारा परीक्षा का आयोजन, ठीक है। परीक्षा का जो आयोजन होगा यानी कि जो आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा आयोजन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा है तो भर्ती परीक्षा दिनांक 5, 7 और 6/7/2026 को करवाई जाएगी, यानी कि 5 और 6 जुलाई को, 5 जुलाई और 6 जुलाई को आपकी परीक्षा करवाई जाएगी इसी ईयर में। और परीक्षा क्या होगी, ऑफलाइन होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट नहीं होगा, OMR आधारित होगा, यानी कि आपको जैसे आप और एग्जाम देते हो ना, OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा, ठीक है। परीक्षा के दौर परिवर्तन में कोई बोर्ड के पास सुरक्षित है, बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी परीक्षा आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्य नॉर्मलाइजेशन की क्या रहेगी। अगर एक से ज्यादा फेज में, यानी कि 1 या 2 दिन में पेपर करवाया जा रहा है, अब यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 और 6 को पेपर होगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। इन्होंने कह दिया है कि आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन को अपनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं आगे उन्होंने क्या बोला है। प्रवेश पत्र आपको साइट से मिल जाएंगे और अन्य जो आपके प्रमाण पत्र हैं, नियुक्ति की योग्यताएं हैं, आपको पहले सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद में देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। संतान वगैरह वो तो सीधी सी बात है, राजस्थान में क्या चल रहा है सिस्टम ना, पहले जो लोगों फिर को शादी वगैरह हो गई तो यहाँ पर ये में थोड़ा सा नहीं है। उसके बाद में OTR लाइव फोटो होगी आपकी, जब आप OTR में लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करने के लिए दिशा निर्देश ऑनलाइन आवेदन में आवेदक की लाइव फोटो होगी, आपका हस्ताक्षर हिंदी या अंग्रेजी दोनों में होगा, अंगूठा निशानी होगी, OTR में समझता है आपको लेकर फोटो के बाद आपका मतलब सीधी सी बात है, अगर आप फार्म ई-मित्रा पर भरोगे तो आपको खुद को फार्म भरना होगा, यानी कि आपकी OTR ऑनलाइन सारा कुछ आपका फेस टू फेस होगा वहाँ पर, ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। चलिए इसके बाद में आगे देखते हैं, चेहरा कितना है वो तो ई-मित्रा वाले को सारा पता ही है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा और आवेदक द्वारा OTR में लाइव फोटो का फोटो एडिटर ऐप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी या फोटो की जालसाजी इलाही करने पर अभ्यर्थी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले लिप्त पाए जाने पर विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब बनते हो कि नहीं हम तो एडिटिंग करके अपलोड कर देंगे, तो वहाँ पर भी अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हो, आप पकड़े जाते हो, आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अंगूठा निशानी है वो आपको सारा ई-मित्रा वाला बता ही देगा। और उसके बाद में है वेबसाइट पर अपलोड करके आपकी फीस वगैरह का सारा भरना है, ठीक है, कितनी आपको फोटो भरनी है, इसमें क्या करना है, अभ्यर्थी का नाम, पिता, फोटो, ये सारा ई-मित्रा वाले का काम है वो आपको करके दे देगा, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं विधवा श्रेणी के लिए विशेष योग्यता की कुछ विशेष बातें देख लेते हैं कि अगर जो आप विशेष योग्यजन हो यानी कि आप दिव्यांगजन हो तो अगर आपको स्क्राइब की जरूरत है, ठीक है, स्क्राइब की जरूरत है तो आपको क्या करना होगा, अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांगजन श्रेणी में भरे जाने पर श्रुत लेख संबंधी विकल्प का चयन किए जाने पर अभिप्राय यह नहीं है कि श्रुत लेख की सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र योग्य है। श्रुत लेखन की सुविधा प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों को पालना किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी की श्रुत लेखन सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी कि वहां पर श्रुत लेखन यानी कि स्क्राइब की आपको पूरी गाइडलाइंस करनी होगी कि आप स्क्राइब लेके जा सकते हो या नहीं। ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी स्वयं श्रुत लेखन आना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको श्रुत लेखन की जरूरत है तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो आप स्वयं लेके जाओगे या आप बोर्ड से जाते हो।
तो अगर आप स्वयं लेकर जाना चाहते हो तो उस अभ्यर्थी को परीक्षा दिनांक से कम 1 दिन पूर्व दिव्यांगता का वंचित शिक्षा प्रमाण पत्र, शुल्क बैंक प्रवेश प्रमाण पत्र और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको केंद्र निश्चित पहुंचना है। यानी कि अगर आप खुद स्क्राइब लेके जाना चाहते हो तो आप दिव्यांगजन हो, आप खुद नहीं लिख सकते या आप खुद नहीं पढ़ सकते, तो आप स्क्राइब लेके जाओगे तो आपको जहां पर भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पर कम से कम 1 दिन पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, आपके क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फोटोकॉपीज, आपका फोटो, आपका रोल नंबर वगैरह वगैरह, और उसके साथ जो आप साथ में अपनी मर्जी से बंदा लेके जा रहे हो उसकी क्वालिफिकेशन और उसका वचन प्रमाण पत्र, वो उसमें सारा डाटा आपको अलग से मिल जाएगा, तो वो आपको लेके जाना है। और अगर आप सेंटर को बोलते हो या विभाग को बोलते हो मुझे स्क्राइब प्रोवाइड करवाइए, तो वहां पर आपको कम से कम उनको 3 दिन पहले आपको बताना होगा। ये यहाँ पर बातें बताई गई है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में फार्म की सारी बातें हो गई है। अब देखते हैं कि क्या कहता है ये। आज तो कमजोर आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं, या थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ लें इसको। परीक्षा की स्कीम, चलो अब पेपर में होगा क्या, परीक्षा की स्कीम है पाठ्यक्रम, कि आपका परीक्षा में क्या आएगा या परीक्षा की स्कीम क्या होगी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। एनडीसी भर्ती परीक्षा की स्कीम क्या क्या है। तो प्रश्न पत्र 1, ठीक है, यानी कि आपका जो पेपर होगा 2 फेज में होगा। क्या होगा आपका पेपर 2 फेज में होगा। मोटी मोटी बात ये है कि आपका एक दिन में 2 एग्जाम होंगे, एक दिन में 2 एग्जाम होंगे। क्या होगा, एक दिन में आपके 2 एग्जाम होंगे, ये इन्होंने बोला है। तो पहला जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा, ध्यान से देखना चाहिए बच्चों। पेपर पहला, ठीक है, तो अवधि कितनी होगी, 3 घंटे की होगी, और अंक कितने होंगे आपके पास, 100 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 100 अंकों का आपका पेपर होगा, और टाइम मिलेगा आपको 3 घंटे। तो पहले पेपर में आपका क्या आएगा, सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित, ये आएगा आपका पहले पेपर में। पहले पेपर में आपको 3 चीजें मिलेंगी, सामान्य ज्ञान, दैनिक ज्ञान और गणित, यानी कि जीके। आपको क्या क्या आएगा, जीके, विज्ञान या साइंस और मैथ्स, ये 3 चीजें आपको पहले पेपर में मिलेगी, और समय मिलेगा आपको 3 घंटे। दूसरा पेपर होगा आपको 1 या 1.5 घंटे के गैप के बाद, जिसमें आएगी सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे, और इसके भी आपके होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है जी, क्लियर। यानी कि एक दिन आपके 6 घंटे एग्जाम होंगे, 200 नंबर का आपका पेपर होगा। पेपर जो आपका सेकंड होगा, यानी कि फेज एक तो आपका रिटन एग्जामिनेशन हो गया, उसमें क्या होगी, लिखित परीक्षा हो गई पेपर, और सेकंड में आपका क्या होगा, निशक्त व्यक्तियों से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो निशक्त जन है उनके लिए क्या है वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो उससे अलग है, यानी कि जो दिव्यांग जन नहीं है उनके लिए क्या परीक्षा स्कीम है। तो कंप्यूटर पर हिंदी टंकर, यानी कि कंप्यूटर में आपको हिंदी में टाइपिंग करनी है। गति परीक्षण, यानी कि आप कितनी स्पीड से कर रहे हो, तो 10 मिनट की आपकी स्पीड आनी चाहिए, 25, और दक्षता परीक्षण होता है 10 मिनट में आपके 25 ही आपके होने चाहिए। उसके बाद में कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टाइप करना, यानी कि कंप्यूटर पर पहले में आपको हिंदी में टाइप करना है और दूसरे में आपको इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पर भी 10 मिनट में 25 और 10 मिनट में 25। गति परीक्षण, गति परीक्षण का मतलब कितनी स्पीड से टाइपिंग कर रहे हो, ये तो हो गया गति परीक्षण। उसके बाद में है दक्षता परीक्षण का मतलब कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, ये दोनों बातें। निश्चित व्यक्तियों को फेज 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे। निश्चित व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब निश्चित व्यक्ति होंगे उनका शायद टाइपिंग नहीं होगा, बाकी देखेंगे क्या इन्होंने बोला है। स्पष्टीकरण, निश्चित व्यक्तियों में ऐसा व्यक्ति अभिप्रिय है, अभिप्रेत है जो राजस्थान दिव्यांग अधिकार नियम 2018 के उपबंधों के अधीन लिपिक ग्रेड सेकेंडरी सेक्टर में नियुक्ति के लिए पात्र है। इस प्रकार निशक्त होने के प्रमाण स्वरूप अभ्यर्थी से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बोर्ड को अपना आवेदन प्रस्तुत करने के समय ऐसे अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के रैंक के नीचे न्याय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि उसको सर्टिफिकेट पेश करना होगा कि मैं निशक्त हूं, ठीक है। अगली बात क्या कह रहा है, प्रश्न पत्रों का स्तर वही होगा, प्रश्न पत्रों का स्तर सही होगा जो माध्यमिक बोर्ड के का प्रश्न, यानी कि नॉर्मल प्रश्न आएंगे, बाकी देखते हैं एग्जाम आएगा तब पता चलेगा ना। प्रत्येक परीक्षा में 2 फेज, फेज 1 और फेज 2 में आयोजित की जाएगी। फेज 1 में प्रश्न पत्र बस यानी कि विकल्पिक होंगे, और सेकंड में आपको पता ही है आपका क्या होना चाहिए।
विज्ञप्ति रिक्तियों की संख्या के 3 गुणे फेज में दोनों प्रश्नों के अलग अलग में 40% के आपके आंक होनी चाहिए, यानी कि आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आपके मिनिमम 40% आपके नंबर बनने चाहिए, तभी आपका पेपर जो आपका टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको 3 गुना निकाला जाएगा, यानी कि मोटी मोटी बात 10 या 11,000 वैकेंसी है तो 33,000 बच्चों को लगभग पास किया जाएगा टाइपिंग के लिए। ठीक है, प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वैसे में प्रवेश किया जाएगा तो कुछ तरह से विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो अंकों का समान प्रतिशत रखते हैं। ऐसे बोर्ड किसी विद्यार्थी को सिफारिश नहीं करेगा कि जो लिपिक ग्रेड सेकेंडरी सहायक पद के लिए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 40 अंक और जैसे कि प्रत्येक प्रश्न में न्यूनतम 36 अंक प्राप्त करने में ऐसा हो रहा हो, यानी कि फेज फर्स्ट में आपको 40 और सेकंड में आपको मिनिमम 36% अंक प्राप्त करने हैं। ठीक है, और अन्य जातियों के लिए आपको 5% तक फ्री अंक उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों द्वारा फेज फर्स्ट और फेज सेकंड और की गणना उसकी अंतिम योग्यता आधार पर आपकी की जाएगी, अभ्यर्थियों के कंप्यूटर गणना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको फर्स्ट और सेकंड की आपकी अलग से मेरिट निकालनी जाएगी और उसके बाद में आपका सिलेक्शन माना जाएगा। चलिए, उसके बाद में आपका पाठ्यक्रम की पेपर में आएगा क्या, तो सामान्य ज्ञान में आपको पता ही है, मैं पढ़ के बता देता हूँ, लेकिन जो अपना है समसामयिक मामले संबंधित राष्ट्रीय और प्रदेश, यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी बातें हैं कि आपको करंट अफेयर पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है, भारत का वन्य, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मोटी मोटी बात है इंडिया जी और राजस्थान जी आपको पढ़ना है, और ये टॉपिक दिए है, उन्हीं में से वो पूछेगा। फिर राजस्थान की कृषि, आर्थिक विकास, फसलें, कृषि, पूरा का पूरा भूगोल आ गया। राजस्थान के इतिहास में आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना, जन राजनीतिक चेतना पढ़ना है, राजनीतिक पुनर्गठन पढ़ना है, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक संगीत व लोक नृत्य, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता और लोक देवियां। ध्यान दीजिए, आपको पता है हमारा चैनल है बायोलॉजी की बाय नरेंद्र कुमार, जिस पर हमने लोक देवता को कंप्लीट कर दिया है और लोक देवियां हमारी चल रही है। कौन करवा रहे हैं? रवि सर ये करवा रहे हैं। ठीक है, तो लोक देवता हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और लोक देवियां चल रही हैं। मेले व त्योहार, त्योहार वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये भी रवि सर ने करवा दिया है, तो लोक देवता और त्योहार हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, ये सारा राजस्थान से संबंधित में है। दैनिक विज्ञान में देखते हैं, जो कि आप मुझे देख ही रहे हो, साइंस है ना, तो साइंस वालों के लिए क्या क्या है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो थी, वहां पर ये टॉपिक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीकरण व अपचयन, अभी 7-8 दिन पहले ये टॉपिक हुआ है। दो टॉपिक उत्प्रेरक की मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ और वो भी मैं करवा चुका हूँ आपको। धातु के बारे में आपको पूरी एक एक धातु को पूरा डिफाइन कर चुका हूँ, यानी कि धातु चैप्टर में अपना हो गया है, इसके प्रमुख यौगिक भी हो गए हैं, यानी कि अ धातु रह गया इसमें करवाने वाला, आपका एक अ धातु रह गया। ठीक है, उसके बाद में सामान्य जीवन में इसका उपयोग, यानी कि सारी बातें मैंने इस टॉपिक में बता दी, यानी कि अपना अभी रहा है यहाँ पर सिर्फ एक अ धातु, दो टॉपिकों में एक अ धातु रहा है करवाने वाला। कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक, जैसे आपको पता है हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन के अपरूप हो गए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या फ्रियोन हो गया, सीएनजी हो गया, बहुलक हो गया, साबुन व अपमार्जक हो गया, ये अपना पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा है, करवाने वाला करवाएंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन करवा दिया है मैंने, प्रकाश का वर्ण निक्षेपण करवा दिया है, लेंस के प्रकार ये अपना रहा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में विद्युत वाला पूरा का पूरा पढ़ा है, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, विद्युत जनरेटर और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाले विद्युत कार्यविधि, में सावधानियां, ये अपना पढ़ा है। इसके बाद में अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये अपना पूरा का पूरा टॉपिक हो चुका है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान ये भी अपना हो चुका है, सूचना प्रौद्योगिकी अपना हो चुका है। अनुवंशिक के संबंधित नहीं, पूरा अनुवंशिक मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद में अपने थोड़ा सा और देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा है, ऊर्जा प्रवाह पढ़ा है, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ा, ये सारे पढ़े अपने करने वाले, कोई दिक्कत नहीं। जंतुओं का आर्थिक महत्व, पादपों का आर्थिक महत्व, ये अपना हो चुका है। रक्त समूह का हो चुका है, रक्तदान हो चुका है, आरएच फैक्टर हो चुका है, रोगाणु हो चुका है, मानव स्वास्थ्य हो चुका है, कुपोषण तथा मानव स्वास्थ्य हो चुका है, मानव रोग हो चुका है, कारण व निवारण हो चुका है। उसके बाद में मैथमेटिक्स आपको करनी है। ठीक है, ये देख लेना। उसके बाद में आपकी ये इंग्लिश है। पेपर सेकंड में आपको क्या है? पेपर सेकंड में आपकी संधि और संधि विच्छेद, हिंदी लैंग्वेज बता रहा हूँ, ये अपना हो चुका है। ठीक है, समास विग्रह करवा दिया सर ने, उपसर्ग करवा दिए, प्रत्यय करवा दिया, प्रायवाची रह गए हैं, विलोम शब्द रह गए हैं, एकाक शब्द भी आप सबने आपको करवा दिए हैं। ठीक है,
संज्ञा शब्द से विशेषण बनना करवा दिया है, ठीक है, और शब्द शुद्धि शायद करवा दिया है, बाकी उनको पूछ लेंगे। क्रिया करवा दिया है आपको, ठीक है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द करवा दिए हैं, और अंग्रेजी वाले शब्द उनके रहे हुए हैं, सरल मिश्र में रूपांतरण, ठीक है। तो अपनी ये छोटे छोटे मोटे मोटे टॉपिक हो चुके हैं, छोटे छोटे रहे हैं, सर को बोलेंगे वो आपको जल्दी करवा देंगे। इसके बाद में जनरल आपकी साइंस, जनरल इंग्लिश, तो वो आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। होगा का पेपर में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, ई आपको भरना जरूरी है। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो वहां पर आपको ई गोला काला करना है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप क्या बोला है, प्रत्येक विकल्प को भरना आवश्यक है, यानी कि जो आपको 4 में से कोई एक भरना ही भरना है, ठीक है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं किया तो उसके 5वां विकल्प ई को गोला भरना होगा। यदि 5वें विकल्पों में से किसी का भी गहरा गोला नहीं किया जाता तो ऐसे 10% प्रश्नों पर 3 अंक काटे जाएंगे, 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक गोला गहरा भरा, मतलब उसने ई गोला पूरा भरना है, वो भी गहरा, उसके लिए आपको 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे, ठीक है। और बोर्ड की वेबसाइट पर आप सारी बातें देख सकते हो, और प्रतिलिपि वगैरह है, ये कौन कौन से विभागों ने करवाया है, ये सारी की नॉर्मल सी बातें हैं। तो अब थोड़ी सी हम जानकारी और पढ़ लेते हैं। मोटी मोटी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 15-20 मिनट की वीडियो में पूरा ये आपको समझा दिया है। एक बार आप इसको वीडियो को देख लेना, और एक बार आप फॉर्म भरने से पहले इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना, डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक ना हो, उनको सही बना के रखना, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी न आए, ठीक है। और अपने बात कर लिया कि हिंदी में अपने क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं, साइंस में क्या क्या हो चुके हैं, देखते हैं अपने और ज़्यादा इसकी स्पीड पकड़ेंगे, आपको स्पीड से करवाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर भी आपको किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम क्या है, बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार आपका टेलीग्राम चैनल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।